हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेटक्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक शुरू किया था सोवेरेनिटी, जिसमें हमने कवर अप किया था मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोवेरेनिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि सोवेरेनिटी जो होती है वो एक स्टेट की वो सुप्रीम, वो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ या असीमित शक्ति होती है, जिसका ना तो विरोध किया जा सकता है, ना उसके खिलाफ कोई दलील दी जा सकती है और ना उसे किसी कानून द्वारा बाधित किया जा सकता है। राज्य जो है वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता है, उनको लागू करवाता है और उस राज्य में रह रहे सभी नागरिक और उस राज्य में पाई जाने वाली सभी संस्थाएं उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के लिए बाध्य होती है। और सोवेरेनिटी ही है जो एक्सटर्नल सोवेरेनिटी होती है, वो एक राज्य को ये शक्ति देती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अन्य राज्यों के साथ किस तरीके के संबंध जो है वो स्थापित करना चाहता है, वो किस तरीके से अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहता है, वो किस तरीके की पॉलिसीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज जो है वो अन्य राज्यों के साथ साइन करना चाहता है। ये राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये पावर जो है एक स्टेट को सोवेरेनिटी देती है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सोवेरेनिटी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। काइंड्स ऑफ सोवेरेनिटी। फर्स्ट है नॉमिनल और टिटुलर सोवेरेनिटी। सेकंड है रियल सोवेरेनिटी। थर्ड है डी जूअर और डी फैक्टो सोवेरेनिटी। फोर्थ है लीगल सोवेरेनिटी। फिफ्थ है पॉलिटिकल सोवेरेनिटी और सिक्स्थ है पॉपुलर सोवेरेनिटी। ये होती क्या है और कैसे काम करती हैं, इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल और टिटुलर सोवेरेनिटी। Nominal or titular sovereignty refers to a situation where a state or a monarch is recognized as the official sovereign authority in name only, but does not hold actual political power. The real governing authority lies elsewhere. The sovereign, example a monarch or a president, is symbolic. Real power is exercised by a different body such as a parliament, prime minister or external authority. Example, king or queen of England and president of India. यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो नाम मात्र या नामधारी प्रभुसत्ता होती है, जहाँ पर जो राज्य का सोवरन, जो प्रभु है, वो अपनी शक्तियों का खुद प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसकी शक्तियों का प्रयोग जो है वो अन्य द्वारा किया जाता है। जैसे जिन देशों में संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, जैसे हम अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार है, जहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। वो उसके नाम पर राज्य में सभी प्रबंध किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। वो डायरेक्ट उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो नहीं करता है। वो सिर्फ मंत्री परिषद को सलाह दे सकता है और उस सलाह को मानना या ना मानना वो मंत्री परिषद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जिसके नाम पर राज्य में सभी प्रबंध जो है वो किए जाते हैं, लेकिन वो उन शक्तियों का डायरेक्ट खुद प्रयोग नहीं करता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्री परिषद द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा करता है। तो इसे कहा जाता है नॉमिनल सोवेरेनिटी। तो जो हमारे नॉमिनल सोवेरेनिटी है या नाम मात्र की प्रभुसत्ता है, इसमें जो राज्य का प्रमुख होता है, जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वो सिर्फ सलाह देता है और जो मंत्री परिषद है या जो मंत्री हैं वो निर्णय
लेते हैं। इसके अन्य उदाहरण जो हैं जैसे इंग्लैंड में राजा या रानी हो गए, भारत में राष्ट्रपति हो गया, कनाडा में गवर्नर जनरल हो गए। ये लोग नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं। इनके नाम पर इनकी शक्तियों का प्रयोग जो है वो अन्य द्वारा किया जाता है, तो इसलिए ये लोग जो हैं वो नॉमिनल सॉवरेन होते हैं। सेकंड है हमारा रियल सॉवरेनिटी। Real sovereignty means the authority to actually govern, to make decisions, enforce laws, and widely control over states' internal and external affairs. It's not just a title or ceremonial role, it's where the power truly resides. Effective control over policy, laws, and administration. The ability to make and enforce decisions without outside interference, recognition both domestically and internationally as the ruling authority. Examples: the India today, the elected government, especially the Prime Minister and Council of Ministers, hold real sovereignty. They make the laws and policies while the president is the ceremonial head. यहाँ पे कह रहे हैं रियल सॉवरेनिटी या वास्तविक प्रभुसत्ता वो होती है जहाँ पर शक्तियों का प्रयोग जो है वो वास्तविक प्रभु द्वारा किया जाता है और सभी लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं। यहाँ पे जो वास्तविक प्रभु होता है उनका उस राज्य के आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर पूरा नियंत्रण होता है, वहाँ की कानूनी व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, वहाँ की जो पॉलिसी है, जो नीतियाँ हैं, उन पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उनके पास ये शक्ति होती है कि वे उस राज्य में कानून व्यवस्थाओं को लागू करें, उन पर नियंत्रण रखें और सभी लोग उनके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार पाई जाती है वहाँ पर मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है और वही उस राज्य का वास्तविक प्रभु होता है, क्योंकि वह कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। और अगर हम उदाहरण के लिए देखें, भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, क्योंकि वह अपनी कार्यकारी शक्तियों का स्वयं खुद प्रयोग नहीं करता है, जबकि उसकी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल के नेता प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को वास्तविक प्रभु कहा जाता है। और कह रहे जहाँ पर नाम मात्र के कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जो राज्य का प्रभु है या जो वहाँ पे वास्तविक प्रभु है उसका होना अनिवार्य होता है। थर्ड है हमारा डी जूरे एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी। डी जूरे इसे लीगल सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। डी जूरे इज अ लैटिन फॉर बाय लॉ refers to entity that has legal constitutional authority to exercise power. It's the body that is officially recognized as the sovereign, often written into law or the constitution. Example: in theory, the President of India is the de jure head of the state according to the Constitution. यहाँ पे बोल रहे हैं डी जूरे सॉवरेनिटी या कानूनी प्रभु वो होता है जिसे कानून के अनुसार शासन चलाने का अधिकार या आदेश जो है वो प्राप्त होता है। वो कानून के आधार पर उस राज्य में अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो कर सकता है। यहाँ पर जो हमारे कानूनी प्रभु होता है उसकी शक्तियाँ या उसको ये शक्ति जो है वो कानून द्वारा प्राप्त होती है, वो संविधान में लिखित होती है। और अगर हम बात करें कानूनी प्रभु की तो उसके पास ये अधिकार सिर्फ कानून द्वारा ही प्राप्त होता है कि वो दूसरों से अपने आदेशों का पालन जो है वो करवा सकता है या उनको क्या आदेश दे सकता है, ये अधिकार उसे कानून द्वारा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत में देखें तो जो हमारे
राष्ट्रपति हैं वो कानूनी प्रभु हैं, यानी वो डी जूरी सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको वे नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियां जो है वो कानून द्वारा संविधान में लिखित रूप में प्राप्त हैं। नेक्स्ट है हमारा डी फैक्टो सॉवरेनिटी। डी फैक्टो सॉवरेनिटी, इसे एक्चुअल सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। De facto means in fact or in practice, refers to a power that is actually exercised regardless of what the law says. Sometimes real control lies with groups or individuals not legally recognized, like a military leader or unelected authority. Example, in a military dictatorship, a general may hold de facto power even if a civilian government exists in de jure. De facto sovereignty या वास्तविक प्रभु वो होता है जो एक्चुअली में अपनी पावर्स का यूज़ करे, है ना। एक्चुअली में जो क्या कहते हैं, वास्तविक में जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करे। वो चाहे कानूनी व्यवस्था में लिखा हुआ है या कानून द्वारा उसको वो शक्तियां प्राप्त हैं या नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जो वास्तविक शक्ति है वो एक समूह के पास या एक व्यक्ति के पास होती है और वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होता है। इसमें उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान का इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई थी, जबकि वहाँ पर एक वास्तविक सरकार जो है वो चल रही थी, एक सिविलियन गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक अचानक से विद्रोह हुआ और वहाँ पर जो मिलिट्री थी, मिलिट्री की डिक्टेटरशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई थी। तो वहाँ पे जो एक्चुअल पावर थी वो सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर मिलिट्री के हाथों में चली गई थी और वो एक्चुअल पावर का यूज़ करने लगे और उन्होंने वहाँ की कानूनी व्यवस्था पर, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने अनुसार जो है वो अपने आदेशों का पालन जो है वहाँ पर करवाने लगे। तो इसे कहा जाता है डी फैक्चुअल सॉवरेनिटी, जहाँ पर पावर जो है वो रिटर्न नहीं है या आपको कानून द्वारा प्राप्त नहीं है, लेकिन आप जो है उन शक्तियों का उपयोग करने लग जाओ। लेकिन ये जो सॉवरेनिटी है ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चलती है, ये कुछ समय के लिए रहती है और उसके बाद दोबारा से ही डी जूरे सॉवरेनिटी आना तय होता है। फोर्थ है हमारा लीगल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी refers to a supreme legal authority of a state or governing body that has the power to make, change or repeal laws. It's recognized by the Constitution and forms the basis of the nation's legal system. Example, in India, the parliament is considered the legal sovereign because it has the ultimate authority to enact, amend or repeal laws under the constitution. However, this sovereignty operates within constitutional boundaries, which means it cannot violate fundamental rights or the basic structure of the constitution. यहाँ पे कह रहे हैं लीगल सॉवरेनिटी या कानूनी प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि किसी भी राज्य में वो अंतिम या सर्वोच्च शक्ति का होना या उस संस्था के पास कानून बनाने या कानूनों को लागू कराने की शक्ति होती है। कानूनी प्रभुसत्ता उस शक्ति को कहा जाता है जो उस राज्य में कानूनों को बनाती है, उन्हें बदल सकती है या उनको रद्द करने का अधिकार रखती है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो भारत में जो संसद करता है, क्योंकि जो भारत में संसद है उसके पास ये अधिकार है कि वो राज्य के लिए कानून बनाते हैं, उसे बदल सकते हैं, उन्हें रद्द कर सकते हैं और ये अधिकार उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त है और वो इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए
किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर सकते हैं और ना ही संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपनी कानूनी शक्ति का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो भारत में जो पार्लियामेंट है वो लीगल सॉवरेनिटी का उदाहरण है। फिफ्थ है हमारा पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। Political sovereignty refers to the ultimate authority of the people in a democratic system. It's rooted in the idea that all power originates from the citizens, who delegates it to their elected representatives to govern on their behalf. This concept is deeply connected to the will of the majority and the right of the people to shape their government. Example, in India, the people elected the parliament, giving them the authority to govern. That means the real political sovereignty lies with the citizens. When voters reject a government or demand reform, they are exercising political sovereignty, whether through the ballot box, protest or public discourse. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सोवेनिटी होती है या जो हमारी राजनीतिक प्रभुसत्ता होती है ये हमारे देश में जनता के पास, लोगों के पास होती है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पर जो पावर है वो लोगों से निकलती है और लोग जो हैं अपने में से चुने हुए कुछ लोगों के हाथ में उस शक्ति को देते हैं ताकि वो उन लोगों के लिए जो वहाँ की कानूनी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको चला सके। यहाँ पर ये जो पावर है, जो पॉलिटिकल सोवेनिटी है, वो मेजॉरिटी द्वारा जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं। यहाँ पर अगर हमें देखना हो कि किस तरीके से पॉलिटिकल सोवेनिटी जो है वो काम करती है, तो अगर मान लो कभी वोटर जो है वो किसी कानूनी व्यवस्था से खुश नहीं है या उसमें वो किसी तरीके का बदलाव चाहता है, तो वो इसके लिए प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है, उसका विरोध करता है। तो ये दर्शाता है कि वहाँ पर जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो लोगों के हाथ में है। और जहाँ पर कानूनी प्रभुसत्ता जो है पाई जाती है, वहाँ पर जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो राज्य में उनको अपने आंतरिक और बाहरी जो मामले होते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। वहाँ पर जो सरकार है उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने देश में नागरिकों के लिए कानून बनाए, नीतियाँ तय करें और उस पर किसी भी प्रकार का जो विदेशी हस्तक्षेप है वो ना हो। उदाहरण के लिए अगर हम भारत में देखें तो भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता जो है वो हमें कैसे पता लगती है कि भारत जो है वो अपने निर्णय खुद लेता है, फिर चाहे वो उनके रक्षा नीति हो या विदेश नीति हो या आंतरिक विकास के लिए योजनाएं हो, वे उन सब के लिए खुद जो है निर्णय लेता है। और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी कानूनी व्यवस्था से खुश नहीं होते हैं तो वे उसका विरोध कर सकते हैं और फिर उन कानूनी व्यवस्थाओं में बदलाव जो है वो किए जाते हैं, जो ये दिखाता है कि अंत में जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो लोगों के पास है और वो शक्ति लोगों से ही निकली है। सिक्स्थ है हमारा पॉपुलर सॉवरेनिटी। Popular sovereignty means that all legitimate political power originates from the will of the people. In other words, the people are the ultimate source of government's authority. This principle is the bedrock of democratic systems and inspired countless revolutions and constitutional movements around the world. Example, in India, sovereignty lies with the people who elected their representatives to the parliament. The preamble of Indian Constitution starts with "We, the people of India," making it clear that the people are the ultimate
sovereigns। यहाँ पे कह रहे हैं जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है या लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है, इसका मतलब होता है कि राज्य में जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के पास होती है, ना किसी राजा के पास होती है, ना किसी सरकार के पास होती है, ये जनता के पास होती है और जनता ही सरकार को बनाती है और सरकार जनता की इच्छा से ही चलती है। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है, ये लोकप्रिय मतलब आज के समय में थोड़ी फेमस है। और ये प्रभुसत्ता जो है, जब भी कोई क्रांति होती है, जब भी कोई रेवोल्यूशन होती है, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है वो जाग उठती है। ऐसा माना जाता है कि एक राज्य में अगर आपको प्रबंध में स्थिरता और शांति बनाए रखनी है, तो कानूनी प्रभुसत्ता के साथ साथ ज़रूरी है कि लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता है उसका भी समर्थन आपको मिले, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य में जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है वही अंतिम शक्ति होती है, जो कि सरकार को लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है वही सरकार को सरकार बने रहने में सहायता करती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता ही राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाती है, और जहाँ पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है वहाँ पे सत्ता का जो मूल स्रोत होता है वो जनता होती है। जनता द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो शासन व्यवस्था को चलाते हैं, और सरकार जो है वो जनता की इच्छा अनुसार बनती और बदलती है। और ये विचार स्वतंत्रता, समानता और चुनाव के अधिकार पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए भारत में जो आम चुनाव के माध्यम से जनता अपने नेताओं को चुनती है, उन्हें पार्लियामेंट में भेजती है, वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का उदाहरण है। अगर हम भारत के संविधान के प्रस्तावना की बात करें तो उसकी भी शुरुआत जो है वो इन्हीं शब्दों से होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो ये दर्शाता है कि भारत में जो अल्टीमेट सॉवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में है। आज जो हमने टॉपिक किया वो है काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हमने 6 काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी किया, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो प्रभुसत्ता है वो अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार अलग अलग व्यक्ति या समूह के पास होती है, जो उस राज्य के लिए एक अंतिम शक्ति होती है, जो उस राज्य के आंतरिक मामलों में या बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने का काम करती है। एक राज्य के लिए उनकी रक्षा नीति बनाती है, विदेश नीति बनाती है, या आंतरिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार रखती है, कानूनी व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था पे नियंत्रण रखती है। तो सॉवरेनिटी जो है वो एक राज्य की अंतिम शक्ति होती है, ये हमने जाना। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।